नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में विपक्ष के साथ अन्याय की घटनाएं अब इतनी बढ़ चुकी हैं। जी हां, देश में, फिर से सुन लीजिए, देश में विपक्ष के साथ अन्याय की घटनाएं अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक सांसद ने तो सुप्रीम कोर्ट से अपील कर दी है कि सारे विपक्ष के लिए फांसी की सजा ही सुना दें। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। भारत के लोकतंत्र का अब हाल ऐसा हो चुका है कि विपक्ष इंसाफ की सारी उम्मीदें खोता जा रहा है और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है, मिलॉर्ड, पूरे विपक्ष को फांसी दे दीजिए। कह कौन रहा है, जरा सुनिए। पप्पू यादव। पप्पू यादव ने लिखा है, क्या कुछ लिखा है आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। लिख रहे हैं, मेरा सुप्रीम कोर्ट से आग्रह, पूरे विपक्ष को फांसी दे दो। इस देश में सिर्फ सत्ता पक्ष रहे, बाकी विपक्ष के सारे एमपी एमएलए की किसी न किसी मामले में फंसाकर सदस्यता रद्द कर दिया जाए। यह बात पप्पू यादव कह रहे हैं। आखिर ऐसी बात कह क्यों रहे हैं? पप्पू यादव की इस बात में भावुकता भरा जो शब्द हैं, उनके भावुकता भरे हुए शब्द, वो ज्यादा आपको लग सकते हैं, यानी भावुकता जरा ज्यादा आपको दिख सकती है इस बात में, पप्पू यादव की इस बात में। लेकिन मीनाक्षी नटराजन मामले में आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को एक झटके में खारिज कर दिया, उसके बाद यह भावुकता बेकार नहीं लग रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने तीनों राज्यसभा उम्मीदवारों को जिताकर जश्न तो मना सकती है, लेकिन साफ है कि इसमें लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। मीनाक्षी नटराजन पर जो मामला दर्ज है ही नहीं, उसके आधार पर उनका नामांकन पहले रद्द हुआ और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही तीसरे प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भाजपा की भावना के अनुरूप फैसला सुनाया है। मीडिया इसे मीनाक्षी नटराजन के लिए बड़ा झटका बता रहा है, लेकिन मीनाक्षी का कहना है कि यह लोकतंत्र और संविधान के लिए झटका है। उन्होंने चुनाव आयोग को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया है। आइए जरा सुन लीजिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीनाक्षी नटराजन ने, उनके साथ तमाम मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक थे और खचाखच भरा हुआ बेंच, टेबल कहें, डेस्क कहें, जो भी, जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ये तमाम नेता। मीनाक्षी नटराजन ने कहा क्या है, सुन लीजिए। मीनाक्षी जी, आप थी वहाँ पे, खुद प्रेजेंट थी। हाँ, मैं ऑनलाइन थी। ऑनलाइन प्रेजेंट, पूरी दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ, ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। मैम, आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो चीजें प्रोसीजर है, जो आप नहीं कर रहे, आलू भाई मुझे करना। तो सुना आपने, यहां साफ साफ कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। और सबसे बड़ी बात कि आज इसमें, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के सरकार की तरफ से कोई वकील आखिर वहां क्यों खड़ा था? सरकार का मामला नहीं था, यह तो चुनाव आयोग का मामला था। और यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी ये चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जबकि ये ऑलरेडी हो चुका है। वहीं आज कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जब राष्ट्रपति को शिकायत करना चाहा, तो दिल्ली पुलिस ने कांग्रेसियों को किस तरह रोका है, यह भी जरा देख लीजिए। यहां राष्ट्रपति के पास जाना चाहते थे, जरा इस विजुअल ले आइए स्क्रीन पे, जरा राष्ट्रपति के पास जाना चाहते थे कांग्रेस के तमाम नेता, उनको ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। वो वहां से जंतर मंतर आए, वहां भी दिखाई, विजुअल दे आइए। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। साइड से निकलो, साइड से निकलो, साइड से निकलो, साइड से निकलो, साइड से निकलो। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। तो लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बिल्कुल, यह बात देश की जनता को भी सोचना होगा, जो बार बार कहती है कि आखिर विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष सड़कों पे है, लेकिन विपक्ष जितना भी है,
आप उससे ज्यादा हैं। पॉलिटिकल पार्टियां कितनी हैं आप देख लीजिए और उनके सदस्य कितने हैं, लेकिन देश की जनता क्या कर रही है? खाए पिए अघाए लोग। जी हां, यह शब्द याद रखिएगा, खाए पिए अघाए, ये याद रखिएगा, आगे आने वाले समय में इस पे खूब चर्चा करेंगे। तो खाए पिए अघाए भक्त लोग जो हैं, वो जो कर रहे हैं, वो आज न कल उनको भुगतना होगा। इस देश में लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो आप भुगतेंगे, आज न कल भुगतेंगे, ये तय मानिए। कांग्रेस के साथ जो छल कपट मध्य प्रदेश में हुआ है उसे अब पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस ने ऐसे में मीडिया से अपील की है कि इस बारे में वो जनता तक सच सच बात पहुंचाए। कायदे से तो कांग्रेस के बिना बोले ही मीडिया को ये काम करना चाहिए था, क्योंकि यही उसकी जिम्मेदारी है। अब अगर मीडिया वाकई सच्चा विश्लेषण करे तो जनता को भी पता चलेगा कि कैसे उसके नाम पर सत्ता की लूट मचाई जा रही है। सब जानते हैं कि बीजेपी को अब केवल राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत नहीं चाहिए, बल्कि एकाधिकार चाहिए, ताकि वो परिसीमन जैसे बिलों को अपनी मर्जी से पारित करवाए और फिर अपने एक छत्र राज्य का रास्ता बनाए। लेकिन क्या इसके बाद लोकतंत्र के लिए देश में कोई जगह रह पाएगी? ये बैडमिंटन खेल के मजे लेने वालों को भी सोचना चाहिए और जनता को भी इस बात पर ध्यान देना होगा। मीनाक्षी नटराजन मामले से अब यही समझ आ रहा है कि विपक्ष के सामने अब चुनाव लड़ना तो दूसरी चुनौती है। उससे पहले जो पहली चुनौती यह है कि उसे चुनाव लड़ने के योग्य माना जाए। जी हां, सबसे पहले चुनाव तो आप तब लड़ेंगे ना जब आप योग्य होंगे, चुनाव लड़ने योग्य। यहां तो आपका नॉमिनेशन ही खारिज कर दिया जा रहा है और ये मध्य प्रदेश में पहला कांड नहीं है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में हो चुका है, ये इससे पहले राजस्थान में हो चुका है, इससे पहले दूसरे राज्यों में हो चुका है। आप जानते हैं, चाहे वो लोकसभा 2024 के चुनाव को याद कीजिए, उससे पहले मध्य प्रदेश के चुनाव को याद कीजिए, विधानसभा चुनाव, और ये राज्यसभा का चुनाव। तो पहले आप योग्य होंगे और उसे साबित करेंगे कि आप चुनाव लड़ने योग्य हैं, तभी तो आप आगे चुनाव लड़ेंगे। जी हां, यह है दुर्भाग्य इस देश का। यानी पहले विपक्षी प्रत्याशियों के फॉर्म स्वीकार हों, इस पड़ाव को वो पार करें, तो वो सारी सरकारी एजेंसियों और बीजेपी के सामने अनइवन ग्राउंड पर चुनाव लड़ें और इस पड़ाव को पार कर लें, तो फिर मतगणना के पड़ाव को भी पार करें। तब जाकर उनकी लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या नगर निगम की सीट पक्की हो पाएगी। बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है ही, जहां कई जगह यह देखने को मिला, स्लो काउंटिंग और उसके बाद अचानक बीजेपी की जीत हो गई। अब बंगाल में कम से कम 4000 ईवीएम, जी हां 4000 ईवीएम के जलकर खाक होने की खबर आ गई है। एक सरकारी बिल्डिंग में जहां ईवीएम रखी हुई थी, वहां आग लगने से ऐसा हुआ है। आपको बता दें कि इन ईवीएम्स का इस्तेमाल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किया गया था, जबकि कई जगह और कहा गया है कि 45 दिनों तक इसे सुरक्षित रखिए और इसके साथ किसी भी ढंग की छेड़छाड़ ना हो। लेकिन यहां पर छेड़छाड़ तो छोड़ दीजिए, आग के हवाले कर दिया गया। तो इस घटना से भी कई सवाल उठते हैं कि एकदम से आग क्यों लगी और वहीं क्यों लगी जहां ये ईवीएम थी। क्या इसके जरिए बहुत बड़ा कोई राज छिपाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में और इस लोकतंत्र के लिए जो खतरा है? सरकार और चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए कि आग कैसे लगी पश्चिम बंगाल के उस जगह पे, कोलकाता के उस जगह पे जहां ईवीएम्स रखी हुई थी, और वो 9वीं 10वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गई। लेकिन आज के हालात देखकर लगता है कि इन सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले हैं। तो क्या पप्पू यादव ने जो मांग की है वो कोरी भावुकता है, या वाकई विपक्ष को अब इतना ही लाचार और अप्रासंगिक बनाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है? क्या विपक्ष इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा तो जनता उसके साथ आएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। विपक्ष की लड़ाई में क्या आप उसके साथ हैं, या आज आप इधर हैं या उधर हैं वाली बात है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर, अब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस होती है, आप जानते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी बहस हो रही है। अब चुनाव आयोग पर बड़ी बहस हो रही है। आखिर क्यों हो रही है, क्यों? और विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार क्यों है? चर्चा करेंगे आज इसी की। इन सबके बीच राहुल गांधी का एक ऑडियो काफी वायरल हो रहा है। 8 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक, आप जानते हैं, उस बैठक में उसके बाद आज ये ऑडियो राहुल गांधी ने 3 घंटा पहले इसको शेयर किया। जरा सुनते हैं उसकी एक छोटी सी बात, सुनिए। Hello everybody. On the 8th of June, the India Alliance and its entire leadership met in Delhi. Here is the speech I gave them. I wanted you to hear it as well. Thank you.
I would like to welcome all of you here today. Thank you for coming. Many years ago, I got into an argument with a very good friend of mine. I told him, what you're doing is completely unfair. And his answer to me was, the world is unfair. Get used to it. It is not my place to answer any of the things that were said here today about the Congress Party. It is my place to, like in the Shiva tradition, swallow everything. The idea of the blue-necked one, Shiva, who drinks all the poison. Whatever more you want to say, whatever criticism you have of me or of the Congress Party, we will accept it. And we will accept it happily and with a smile. We will try to make you happy because our role is fundamentally different from yours. I do not say this with arrogance. Our role, as many of you have stated, is to unite all of you together with love and affection. I have been an MP of the Congress Party since 2004, when I fought my first election. Our party is fundamentally differently organized than all other parties in India. And I say this with humility. Why? Because this party began as a resistance movement when modern India did not exist. Unlike all other parties, it was not built using the infrastructure and the protection of the Indian state. The Congress Party is a resistance movement protecting the idea that all Indians are equal. We are fundamentally opposed to the vision of the RSS. We will die in the Congress Party before we stand with or compromise with the BJP or the RSS. We will have to cut off our heads to make it happen. I know lakhs and lakhs of Congress workers in this country who will say, cut off our heads, we will not bow before the RSS. I'm sorry to say that there is confusion in this group. The confusion is that you, the SP, the TMC, the RJD believe that the political instruments you have used so far will still work. These only worked when the Indian state provided a fair field for them to operate in. That field does not exist anymore. The BJP controls the institutions of the state. The BJP controls the legal system. The BJP controls the bureaucracy. It controls the intelligence agencies. The BJP even controls the election commission. I have many friends in the TMC. तो आप सुन रहे थे यहां राहुल गांधी ने इस पॉडकास्ट को ऑडियो पॉडकास्ट को जारी किया है और इसमें इन्होंने बताया है कि आखिर इंडिया गठबंधन क्या है, कांग्रेस पार्टी क्या है, बीजेपी आरएसएस क्या है, उसकी मंशा क्या है, ये सारी बातें यहां और कांग्रेस पार्टी आरएसएस बीजेपी के सामने कभी भी झुक नहीं सकती, सिर झुका नहीं सकती। ये सारी बातें यहां पर कही गई हैं। बहुत कुछ है इसमें, इस पॉडकास्ट में सुनिएगा, लेकिन इस पे हम चर्चा जरूर करेंगे। आइए जरा ले चलता हूं आपको हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों से मिलवाने और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। बहुत बड़ा दिन, लोगों में निराशा छा रही है स्वामी जी, लोग निराश हो रहे हैं और निराशा का आलम यह है, मैं देख रहा हूं कि कार्यक्रम में भी जितने लोग जुड़ते थे अब धीरे धीरे लोग भी कम हो रहे हैं और इस अपने न्यूज पॉइंट में भी देख रहा हूं मैं, और उसका कारण है लोगों में निराशा होनी चाहिए, क्यों ना हो, लेकिन क्या निराशा को की चादर ओढ़कर और सो जाएं हाथ पर हाथ धरे हुए तो इससे काम चल जाएगा। अंग्रेजों का शासन था, आपको पता होगा कि पहली बार कोई अंग्रेज अगर भारत आया तो आपको पता है कब आया था? 1599 में, 1599 में पहली बार कोई अंग्रेज भारत आया। 1609 में आया अंग्रेज अकबर के दरबार में व्यापार की अनुमति लेने और उसके बाद धीरे धीरे 1609 याद रखिएगा, उसके बाद धीरे धीरे और 1947 में अंग्रेजों को हमने भगाया इस देश से। दूसरे थे, पूरा शासन उनका था, हम गुलाम थे, बेड़ियों में जकड़े हुए थे, लेकिन अंग्रेज गए, लड़े हिम्मत से, जिसकी जैसे बन पड़ी वैसे, जैसे बन पड़ी वैसे उसने मदद की, इन भारतीयों ने लड़े। आज परिस्थितियां ऐसी हैं,
मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों। मैं इतना कह रहा हूं कि अब जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो गिरफ्त में हैं, वो दरक रही हैं, वो चकनाचूर हो रही हैं, उनको बचाने के लिए निकल जाइए। अगर वो नहीं बचेंगी तो फिर आप तय मानिए कि इस वक्त आपको न जाने कितने साल लगेंगे उस गुलामी से बाहर निकलने में। कई देश ऑलरेडी गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुके हैं। नाम बता दूं अगर चाहेंगे तो, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, ये 3 देश तो ऐसे हैं। तुर्की, एर्दोआन, और बताऊं इजराइल, ये सब ऐसे देश हैं, याद कीजिए। तो इसलिए थोड़ा सा सोचिए समझिए। 500 रुपए भी पेट्रोल की कीमत हो जाए, आप खरीद लेंगे। आपकी ताकत है, आप में से 10% लोग होंगे हिंदुस्तान के जो खरीद लेंगे, लेकिन 90% लोग और 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगते हैं। किसको अच्छा लगता है कि 5 किलो या 2 दाने के लिए लाइन में लगे? किसी को अच्छा नहीं लगता। हाथ फैलाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज वो नौबत आ गई है, उसके बाद भी आपको अच्छा लगता है। संस्थाएं डूब रही हैं, संस्थाएं चकनाचूर हो रही हैं। स्वामी जी, तकलीफ है, तकलीफ हो रही है कि अब आपको साबित करना होगा स्वामी जी कि आप कैंडिडेट घोषित हो पहले, उसके बाद आप चुनाव लड़ेंगे। ये हालत हो गई है। और जहां आपकी ईवीएम रखी हुई है वहां आग लगा दी जाए, किसकी जिम्मेदारी है ये? और इसके बाद देखिए, बैडमिंटन खेलने में मशगूल हैं लोग, कुछ लोग फुटबॉल देखने में मशगूल हैं, उससे पहले कुछ लोग आईपीएल देखने में मशगूल थे। जो लोग लड़ रहे हैं लोकतंत्र को बचाने, किसकी जिम्मेदारी? उनको गालियां दे रहे हैं। राष्ट्रपति से मिलने नहीं दिया जाएगा, आपको प्रदर्शन करने नहीं दिया जाएगा, आपकी आवाज मीडिया उठाएगा नहीं, तो क्या है ये? और जब इमरजेंसी की बात शब्द का इस्तेमाल करोगे तो सामने इंदिरा गांधी लिख दोगे। स्वामी जी, देखिए राजीव जी, पहले तो आपके दर्शक श्रोताओं से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं। देखिए, उनकी संख्या को देख के हमारी हिम्मत बढ़ती है और हमें बोलता देख के उनकी शायद हिम्मत बढ़ती है। जैसे आपने बताया था कि आप बेंगलोर गए थे, आप और प्रशांत जी, और वहां एक 75 वर्षीय एक व्यक्ति आए थे जिनके 2 पौत्र थे, और उन्होंने कहा था कि आप लोगों की, और मुझे भी हजारों फीडबैक, क्योंकि मेरी आदत है, मैं कमेंट्स को हमेशा देखता हूं। कमेंट्स में उनका उत्साह देख के हम उत्साहित होते हैं, हमारा उत्साह देख के वो उत्साहित होते हैं, और इसी प्रकार से देश एकजुट होता है। महात्मा गांधी का युग याद कीजिए। 100 साल पहले तो ये मीडिया था नहीं, ये इंटरनेट था नहीं। महात्मा गांधी की एक आवाज पे पूरे हिंदुस्तान से गरीब आदमी, जिसके पास कुछ नहीं था, खाने की व्यवस्था नहीं थी, वो आदमी नंगे पैर महात्मा गांधी के पीछे चल दिया था। और क्योंकि लाखों करोड़ ऐसे लोग और महिलाएं निकल पड़ी थी अपने घर से महात्मा गांधी के पीछे, इसीलिए हमारा देश आजाद हुआ था। देखिए, यह बात बिल्कुल सही है जैसा आपने कहा, और जो पप्पू यादव ने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूं। पप्पू यादव ने जो कहा, ठीक है, हमें ऐसा हिंदुस्तान देखने में कष्ट हो रहा है, हमें परेशानी हो रही है। हमने ऐसा हिंदुस्तान नहीं देखा था, और हमें लगता है हमारे पूर्वजों ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हिंदुस्तान हमें देखने को मिलेगा। बाबा साहब ने भी कभी नहीं सोचा था कि संविधान बनने के बावजूद, उन्होंने कहा था संविधान सभा में कि ये संविधान बनने के बावजूद हम ऐसे लोगों को पा सकते हैं जो इसको बाईपास कर जाएंगे। देखिए, आज के तारीख में जो परिस्थिति बन रही है राजीव जी, उससे लगता है कि जो आपने नॉर्थ कोरिया का नाम लिया, रशिया का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, और हमारे देश में आपने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 रुपए का पेट्रोल खरीद लेंगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए चिंतित हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो अगर महंगाई 20% बढ़ जाएगी, आई कैन स्टिल अफोर्ड इट। मेरे को तो परेशानी उस बेचारे सब्जी वाले से आती है जो बाहर से आवाज देता है और धूप में 45 डिग्री में झोला बांध के घंटी बजा के कहता है सब्जी खरीद लो, और जिस आदमी की नौकरी छूटती है वो बेचारा अपना सब्जी की दुकान लगा लेता है, अपना ठेला लेके निकल लेता है और उसका सामान बिकता नहीं है। 3 व्हीलर वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले बेचारे जो पहले 500 रुपए रोज कमाए करते थे, अब 200-300 रुपए रोज कमा पा रहे हैं। छोटी दुकान वाले जिनकी दुकानें नहीं चल रही हैं। तो प्रश्न ये है कि हमारा वो वर्ग, और आपने देखा अभी तो मकान का सर्वे हुआ है ना, उसमें पता चला क्या आपके घर में पानी है, क्या आपके घर में बिजली है। मेरे पास भी आए थे। अच्छा, वो घर देख के उसे खुद ही समझ जाना चाहिए था। कहने लगे साहब बिजली है आपके यहाँ? मैंने कहा है। पानी है? मैंने कहा है।
मैंने कहा यार मेरे पास पैसे के अलावा सब कुछ है, 2014 के पहले मेरे पास पैसा भी था, अब पैसा नहीं है, पैसे के अलावा सब कुछ। देखिए ये अब हमारे देश के लिए एक ऐसे सर्वाइवल की लड़ाई, और राहुल गांधी की जो आपने बाइट दिखाई, इसके आगे की बाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो राहुल गांधी ने कहा, उसने कहा देखिए विपक्षी दल तो ये समझते हैं कि लोकतांत्रिक रूप से ये मानते हुए कि लोकतांत्रिक एस्टेब्लिशमेंट सारे निष्पक्ष होंगे, वो चुनाव लड़ लेंगे। उन्होंने कहा जो कांग्रेस बनी थी, शुरू में कांग्रेस वॉज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जब महात्मा गांधी ने यह कॉल दिया कि भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो, उसके बाद इट बिकेम ए मूवमेंट। जब तक वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी तब तक उसको सफलता नहीं मिली थी, कांग्रेस को सफलता नहीं मिली थी। लेकिन जब महात्मा गांधी ने आह्वान किया, उसके बाद ये बन गया एक मूवमेंट, और मूवमेंट बना तभी देश आजाद हुआ। आज के तारीख में जो मैं निवेदन करता हूं, मैं कॉकरोच जनता पार्टी से भी निवेदन करता हूं, मैं हमारे प्रयागराज के 3 अध्यापक जो लखनऊ के अंदर आए थे, कॉकरोच जनता पार्टी की अलग मीटिंग चल रही थी और वो अध्यापक छात्रों की अलग मीटिंग चल रही थी, उनके बीच में कुछ वाक युद्ध भी हुआ, सब कुछ हुआ। अरे भाई इस समय देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सबको एकत्रित होना पड़ेगा। ए पॉलिटिकल या पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, बाएं पॉलिटिकल, दाएं पॉलिटिकल, जो भी हैं आप लोग, आपको एकजुट होना पड़ेगा, देश को एकजुट होना पड़ेगा। और देखिए बचेगा कोई नहीं, ये बात जो बिल्कुल राहत इंदौरी ने कही थी, बचेगा कोई नहीं। मैं तो देख रहा हूं मेरे आसपास रोज बुलडोजर लेके, जेसीबी लेके उन लोगों के भी मकान तोड़े जा रहे हैं जो बीजेपी के समर्थक। सबके घर टूटेंगे, सबके व्यवधान होंगे, और वो लोग ज्यादा खतरे में हैं जो मुझे लगता है। मैं तो उतना खतरे में नहीं हूं क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो बहुत पैसे वाले इतरार आए और आज की इतराई में झंडा लेके घूम रहे हैं, इनके पास भी ऐसे फोन आएंगे 2 करोड़ पहुंचा दो वरना बेटा फिर देख लेना क्या होगा। अभी तो विपक्षियों पे ये चल रहा है आक्रमण, उसके बाद उन लोगों पे भी आक्रमण होगा जो इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि इस समय एक भूख लग चुकी है कि एक कंपनी पे रेड कराओ, ईडी की रेड कराओ, उसको जेल भेजो, उसके बाद दूसरे राष्ट्रीय सेट में दे दो, ये सारी। और एक लास्ट बात कहता हूं राजीव जी, क्या हमारे, मैं अभी एक कार्यक्रम सुन रहा था और मैं जनरल विशंबर दयाल की बड़ी इज्जत करता हूं, उनकी बात सुनता हूं, बड़ा प्रभावित होता हूं उनसे। जनरल विशंबर दयाल ने कहा शर्म आनी चाहिए हमारे देशवासियों को और हमारे देश को, जिस प्रकार से अमेरिका ने हमारे 3 जहाजों में बम्बार्डमेंट किया है और हमारे एक जहाज पे बम्बार्डमेंट करके हमारे 3 युवा नाविकों की हत्या कर दी है। क्या यह हमारे 140 करोड़ जनता का ये डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं होना चाहिए? क्या हमको इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जाना चाहिए उस आदमी के खिलाफ जिसने फायरिंग करने का आदेश दिया और 3 हमारे युवाओं की उसमें हत्या करी? ये अनप्रोवोक्ड वॉर थी। अगर वो चाहते, हमारा शिप अगर उसकी बात नहीं मान रहा था, उसे ब्लॉक करते, उसको रोकते, लेकिन हमारे 3 जवानों की हत्या। और इस प्रकार से जैसे आज मध्य प्रदेश विधायकों के साथ ट्रीटमेंट हुआ है, सबके साथ यही ट्रीटमेंट होगा अगर हम एकजुट नहीं होंगे। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, देश के लोग एकजुट नहीं होंगे। और पप्पू यादव ने जो बात कही, अगर आप लोकतंत्र और संविधान की स्थापना नहीं करना चाहते तो हम लोगों को जहर देके या गोली देके मार दीजिए। हम ऐसा भारत नहीं चाहते, हम ऐसा एकजुट भारत चाहते हैं जिसमें 142 करोड़ लोग, सारे लोग मिलजुल के एक परिवार की तरह रहें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जरा जल्दी से शकील जी पहले आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी हमारे साथ, सुनील शुक्ला जी हैं, अमलिंदु जी हैं, सबके पास एक एक कर आता हूं। शकील जी, आज का घटनाक्रम कांग्रेस के अंदर इस पर और राहुल गांधी का ये ऑडियो पॉडकास्ट, इन तीनों पे जल्दी जल्दी आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। उसमें भी मीनाक्षी नटराजन के मामले में आगे कांग्रेस की रणनीति क्या है, ये भी। शकील जी की आवाज, शकील जी आवाज नहीं आ रही है, अभी तो आ रही थी, बढ़िया, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है जी, आ रही है, आ रही है जी हाँ। कांग्रेस ने बता दिया कि वो चुनाव के मामले को, और इस तरह जिसके लिए राहुल ने शब्द कहा है सीट चोरी, इसको छोड़ने वाली नहीं है। आज जो है कांग्रेस ने बड़ा जबरदस्त प्रतिरोध किया, उसको, उनके लोगों को सबको डिटेन किया गया, लेकिन कांग्रेसी जो है लगातार लड़ते रहे। और आज का जो घटनाक्रम है उसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि राष्ट्रपति ने उन्हें मिलने तक का समय नहीं दिया। आप देखिए कि पहले रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो बिना किसी कारण के, बिना किसी उचित कारण के, मीनाक्षी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी तरह इस बात को समझाया
कि कहीं पे भी ना तो वो कॉलम होता है, न वो कोई कॉलम था, वो मात्र एक नोटिस था, कहीं कोई एफआईआर नहीं थी और कहीं पे भी कोई आरोप पत्र मुझे नहीं दिया गया था। सजा की तो बात ही दूर है। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि वो बीजेपी और संघ के आदमी हैं, नाम लेके कहा कि अरविंद शर्मा जो है रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं, चुनाव अधिकारी जो हैं, और उमंग सिंगार ने उससे भी आगे की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी गलती भी मानी है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। तो ये सारी बातें हुई आज, तो ये उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, तो चुनाव आयोग उस दिन मिला ही नहीं, रात को 12 बजे तक बैठे रहे सब लोग जी। नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट गए, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं करी और आज जो है राष्ट्रपति नहीं मिली। मतलब लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या हो गई और कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। ये सारी अति टूट गई है आज कि कहीं कोई सुनवाई करने वाली नहीं है। राहुल का जो आज भाषण है वो उसी की पृष्ठभूमि में है। आज का घटनाक्रम किसी को नहीं मालूम था क्या होने वाला है, कल का भी नहीं था, लेकिन 2 दिन पहले राहुल ने यही बातें सारी की सारी कही हैं और उन्होंने अपना जो भाषण है उनका, जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में दिया हुआ भाषण है, ये दरअसल वो राहुल ने आज रिलीज कर दिया है। उसको पूरा अपने उसके साथ नहीं किया है, खाली ऑडियो रिलीज किया है उन्होंने अपने तरीके से। तो राहुल ने उसमें बहुत ही साहस के साथ बात करी है। वो साहस क्या है? उन्होंने विपक्षी दलों को आईना दिखा दिया, अपने साथियों को आईना दिखा दिया। बीजेपी को तो दिखाते ही हैं, मोदी जी को तो चैलेंज करते ही हैं वो। उन्होंने विपक्षी दलों से अपनी तुलना करते हुए, कांग्रेस की तुलना करते हुए कहा और नाम लेके कि टीएमसी, एसपी, आरजेडी इस तरह नहीं चलेगा और मैं आपके साथ हूं, मैं मोहब्बत से साथ हूं, मैं आपकी गालियां सुनने के बाद भी साथ हूं, जो कहना है कह लो, मैं हंस के सब स्वीकार कर लूंगा। नीलकंठ का उन्होंने उदाहरण दिया कि नीलकंठ की तरह सारा विष जो है मैं गले में रख लूंगा, विषपाई। तो राहुल ने बहुत अच्छी बातें करी, चुनाव चोरी की बात करी, फेयरफील्ड की बात करी। तो कांग्रेस जो है इस मामले को अब छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की समझ में आ गया और राहुल ने अपने इंडिया गठबंधन के भाषण में कहा 2 दिन पहले साफ साफ कि प्रतिरोध, और कल जो बैठक हुई थी कांग्रेस की उसमें भी यही बात कही गई कि ब्लॉक स्तर तक जाकर प्रतिरोध, लंबा आंदोलन, राहुल यही बात कर रहे थे। दूसरा, एक आपने जो बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो कि सब भुगतेंगे। आप देखिए ये कितनी खतरनाक बात है। इसी को अभी स्वामी जी ने भी कहा उस 3 हमारे युवा जहाजियों की हत्या के संदर्भ में। प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी निंदा तक नहीं की, अमेरिका से सवाल तक नहीं पूछे। राहुल ने कहा कंप्रोमाइज्ड पीएम बोल नहीं सकते, हमारे 3 आदमियों की हत्या कर दी। और कितना दुर्भाग्य, आपने जो कहा भुगतेंगे सब, मौका आएगा। एक लड़का जो था उसमें आदित्य शर्मा, उसके पिता राजेश शर्मा, उनके बारे में सारा का सारा सोशल मीडिया पे आ गया है कि वो किस तरह से गजा में नरसंहार की अपील कर रहे हैं। इजराइल से कह रहे हैं कि सारे लोगों को मार डालो। आज जवान बेटे की अर्थी उनको देखने को मिल रही है, कलेजा फट जाएगा किसी का। 23 साल का लड़का, खाली अभी अभी नौजवान होता, 23 साल। और वो क्या कह रहे थे, उनका हमने देखा, बहुत दुखी हैं, जाहिर है। वो मोदी से नहीं कह रहे, सरकार से कुछ नहीं कह रहे, वो जहाज के कप्तान से कह रहे हैं कि जहाज के कप्तान से पूछो, बताइए अब अमेरिका गोली चला रहा है और ये एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं। अभी भी हालत वही की वही है। तो जो नटराजन का आज मामला है, इसका एक दूसरा पहलू है, वो भी हम बता दें, बड़ा जरूरी है कि इससे मध्य प्रदेश कांग्रेस में बहुत ताकत आ गई है, बहुत जान आ गई है। नटराजन जीत जाती, अच्छी बात है, जीतना चाहिए था उन्हें, कम से कम चुनाव तो लड़ने का मौका मिलना ही चाहिए था। जीत हार चलिए बात की बात है, नहीं मिल पाया। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस, खासतौर से वहां के अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है, उन्होंने अपना नेतृत्व साबित करके बता दिया कि अब कांग्रेस डरने वाली नहीं है, वो लड़ाई इस लड़ाई को लड़ेगी। और जो राहुल ने कहा है उसके अनुरूप कि हम मर जाएंगे, अपने सर कटा देंगे, लेकिन इस बीजेपी आरएसएस के सामने हम झुकने वाले नहीं।
यहाँ एक बात और बता दें आपको, खत्म करते हैं अपनी बात, कि राहुल ने एक बात और बहुत अच्छी कही, हालांकि ये उस दिन पहले बता चुके थे हम इंडिया गठबंधन की बैठक में। राहुल ने कहा कि ममता बनर्जी कहती है कि 90% चुनाव में धांधली हुई है, कोई 40% बताता है, राहुल ने कहा 100%। ममता से भी आगे बढ़ के बोला, ममता के सामने बोला कि मैं कहता हूं 100% हुई है ये, और ये बड़ी अच्छी बात है। राहुल जिस हिम्मत से सामने आए, जिस तरह से सबने उनके नेतृत्व को स्वीकार किया, आज पूरी दिल्ली में कांग्रेस दिख रही थी, कांग्रेस का प्रतिरोध दिख रहा था, तो ये जो है अपने आप में एक अच्छी बात है। और लड़ाई के बहुत सारे स्वरूप होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो प्रतिबद्धता है वो लड़ने के प्रति दिख रही है, और आप आप जो है हथियार डालने को तैयार नहीं है। जनता यही देख रही है, जनता कब आएगी ये देखने वाली बात होगी। जनता इस मामले में काफी हद तक कांग्रेस से सहमत है, बीजेपी के खिलाफ वो सोच रही है कि एक सीट के लिए इतनी बड़ी बेईमानी, राष्ट्रपति मिल नहीं रहे, चुनाव आयोग सुन नहीं रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, कहीं से कोई सुनवाई नहीं। क्या करेगा आदमी, क्या करेगी जनता? जी राजीव जी। जी राहुल गांधी के उस पॉडकास्ट, उस भाषण का जिक्र भी अभी आप कर रहे हैं, और हमने भी थोड़ा सा सुनाया। लंबा भाषण है और इंग्लिश में है पूरा, और ये भाषण जिसका जिक्र आ रहा है, दोस्तों जो बाद में जुड़े हैं, आप लोगों को थोड़ा सा जस्ट यहाँ पे थोड़ा अपडेट करना चाहता हूँ। ये भाषण 8 तारीख को अभी राहुल गांधी ने दिया है, जब इंडिया गठबंधन के 25 दल एक साथ बैठे थे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। वहाँ थोड़ी मथापच्ची हुई कि क्या किया जाए आगे, उसमें उन्होंने भाषण दिया है। राहुल गांधी के इस भाषण को हिंदी में जितनी जल्दी हो, कांग्रेस पार्टी के लोग अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उनसे अपील करूंगा कि हिंदी में इस भाषण को ट्रांसलेट करके, डब करके, जैसे भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें तो बेहतर होगा। लेकिन अब हम लोगों का तो काम है, फर्ज है, हम लोग उसको हिंदी इंग्लिश जैसे भी होता है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भले कांग्रेस पार्टी बाकी मीडिया वालों को कहते रहे, उनकी बात सुने ना सुने, हम मीडिया हैं, हमें ना भी कहे तब भी करेंगे, क्योंकि जो चीज़ है समाज में देने लायक वो हम देते हैं। सिंपल सी बात है, अपना फर्ज निभाते हैं। राहुल गांधी के भाषण का आखिरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अभी शकील जी कह रहे थे कि उन्होंने अपने लोगों को भी लपेटा, वो अपने लोगों को ही लपेट रहे थे। बिल्कुल अपने लोग, मतलब जो 25 दल आए थे, उन 25 दलों को आईना दिखाने का काम कर रहे थे। 24 दल उनके अलावा उन लोगों को आईना दिखा रहे थे कि आप क्या हो, मैं क्या हूं, और हम दोनों मिलकर क्या हो सकते हैं। राहुल गांधी अंत में कहते हैं, मैं सुना रहा हूं, आखिर में, ये राहुल गांधी का सेंटेंस अब यहां से कोटेड में कह रहा हूं, आखिर में मुझे लगता है कि हमारी बातचीत में अक्सर निराशा की झलक दिखती है। लोग सोचते हैं, हे भगवान, हम बीजेपी को कैसे हराएंगे। मैं आपको बताता हूं, यानी राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, अगर हम एकजुट होकर उनका मुकाबला करें तो उन्हें हराना आसान है। पिछले चुनाव में किसी को भी, इस कमरे में मौजूद किसी को भी सिवाय मेरे, ये यकीन नहीं था कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं। अब इस कमरे में मौजूद हर किसी को ये यकीन करना होगा कि हम उन्हें हरा सकते हैं, हम बीजेपी को हरा सकते हैं। आप इस यकीन के साथ शुरुआत करें, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक के बाद एक राज्य में, एक के बाद एक चुनाव में, चाहे बेईमानी करें या ना करें, वो हारेंगे। ये राहुल गांधी के भाषण का आखिरी स्टेंजा, आखिरी पैराग्राफ है, समापन है। इसके बाद राहुल गांधी ने जय हिंद बोला है और खत्म किया है। समझ सकते हैं आप कि राहुल गांधी इन सेंटेंसेस के साथ, अपने इन लफ्जों के साथ, इन बातों बयानों के साथ वो कहीं ना कहीं अपने साथी दलों को, सहयोगी दलों में जोश भरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वाकई हालात तो वैसे हैं प्रशांत जी, और बात 2024 के चुनाव और उससे पहले के चुनावों को डीबी लाइव ने जिस ढंग से, जिस पुरजोर तरीके से हम लोग सड़कों पे जाके, अलग अलग जगहों पे लगातार घूमकर, चुनाव रहे न रहे, अभी भी मैं तो आज लौट के आया हूं 3 दिन 4 दिन बाद, तो रहे न रहे, हम तो फील्ड में जाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है देश में, खासकर इसलिए तो इतनी हिम्मत के साथ कह पाते हैं, बता पाते हैं, और जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। राहुल गांधी के इस भाषण को, और उसके अलावा जो घटनाक्रम है, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, मध्य प्रदेश सरकार खड़ी हो गई आज
चुनाव आयोग के पक्ष में, इन सब पे आपकी प्रतिक्रिया। राजीव जी, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला और दूसरा राहुल गांधी का जो ये भाषण सामने आया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज मीनाक्षी नटराजन के केस के माध्यम से ये बता दिया पूरे देश को कि अब सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद न करें। ये अब हम सुप्रीम कोर्ट बतौर एक संस्था, संविधान को रक्षा करने वाली, संविधान की रक्षा करने के तौर पे जो संस्था है, वो सुप्रीम कोर्ट से अब नहीं हो पाएगा। वो ट्रैफिक चालान के ही केस अब कर सकते हैं, वो संवैधानिक दृष्टिकोण वाले केस नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि उनका पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो चुका है। देश की जनता अब इसको समझ ले। ये बहुत स्पष्ट संदेश सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन के केस में आ गया, जो कि ओपन एंड शट केस था। सुप्रीम कोर्ट तमाम, जैसे हम लोग देखते हैं, वो सेमिनार के लहजे में वो सुनवाई करते हैं और तमाम बैकग्राउंड में इन सब में वो जाते हैं। उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इस सवाल पे जो आज हुआ है उस पे हम सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे कितना बचा है, कितना बच पाएगा, कैसे रिवाइव होगा, इस पे तो चर्चा कर सकते हैं। मीनाक्षी नटराजन के केस के मेरिट पे चर्चा आप नहीं कर सकते, उसमें कुछ बचा नहीं है। तो विपक्षी पार्टियों को, तमाम उन लोगों को जो संवैधानिक लोकतंत्र के पक्षधर हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि हमारे पास आप मत आइए, हमारे पास आप किराएदार मकान मालिक के झगड़े लेकर आइए, ट्रैफिक चालान के झगड़े लेकर आइए, संवैधानिक और लोकतंत्र जैसे बड़े मसले लेकर हमारे पास आप मत आइए। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्पष्ट संदेश जो है वो चला गया देश की जनता को, और देश की जनता इस बात को समझ रही है। इसी बीच जो अब राहुल गांधी ने बोला है वो बहुत टाइमली है, वो उस मौके की नज़ाकत को देख रहे हैं। राहुल गांधी ने दो बहुत स्पष्ट बातें कही हैं। एक, शकील जी ने बता ही दिया, वो कह रहे हैं कि 100% इलेक्शन रिग्ड हो रहा है, 100% इलेक्शन में बेईमानी हो रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, बंगाल, जितने भी चुनाव हुए हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव, उन्होंने कहा है कि 2024 में भी हम हारे नहीं थे। हम भी मानते हैं कि 2024 में राजीव कुमार थे, ज्ञानेश कुमार के पिछले अवतार, और उन्होंने क्या किया था, तो ये हम देख रहे हैं। जो राहुल गांधी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, अब देखना होगा कि वो आगे इसको कैसे एक्सिक्यूट करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उनका इशारा बहुत साफ है कि चुनाव जीतकर वापस सत्ता में आने का जो रास्ता है वो अब संभव नहीं है। वो मीनाक्षी नटराजन के केस से भी समझ में आ रहा है, वो बंगाल से भी समझ में आ रहा है, बंगाल में जिस तरीके से तोड़फोड़ तृणमूल कांग्रेस में होने से भी समझ में आ रहा है कि चुनाव के जरिए अब वो सरकार बदलने का रास्ता संभव नहीं है। बहुत स्पष्ट बात उन्होंने कर दी है। एक और बात उन्होंने कही है कि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, कि चुनाव लड़ो, बूथ मैनेजमेंट करो, कैंपेन करो, कोई कंसल्टेंट हायर कर लो, ये जो तरीके हैं, ये तरीके बेकार हो चुके हैं। इनमें अब कुछ बात बचा नहीं है, इसमें एनर्जी, पैसा वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है। अब जो उन्होंने संकेत दिया है वो दिया प्रतिरोध का, और वो गांधीवादी प्रतिरोध की तरफ ले जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को, और रेजिस्टेंस मूवमेंट की बात वो कर रहे हैं। युवा ऑलरेडी सड़कों पर है, आज लखनऊ में, कल पुणे में था, और बड़ी संख्या में है, युवाओं के बीच चल रहा है। सोशल मीडिया में जिस तरीके का विमर्श चल रहा है वो बहुत ही सकारात्मक है, मैं कहूँगा, बिल्कुल उस तरफ जा रहा है जहाँ राहुल गांधी ले जाना चाहते हैं देश को। तो ये बड़ा प्रायोरिटी उन्होंने की कि रेजिस्टेंस मूवमेंट के जरिए ही होगा बदलाव, चुनाव से नहीं होगा। यानी ज्ञानेश कुमार से कोई उम्मीद नहीं है, चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं, न्यायपालिका से कोई उम्मीद नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। अब देखना ये है कि बाकी जो इंडिया गठबंधन के अलाइज हैं वो कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, अंदर इसकी रणनीतियां क्या बनती हैं, और कब से वो लाल बटन दबता है कि अब हम आ रहे हैं सड़कों पर। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। सेकेंड राउंड में आएंगे तो जो अमेरिका ने हमला किया है इस पर भी बात करेंगे। जी जी। और राहुल गांधी ने ये भी कहा कि आप लोग, कई लोग कहते हैं कि नीतीश बाबू क्यों चले गए। आप लोगों में से कई लोग कहते हैं कि नीतीश बाबू मेरी वजह से गए, कांग्रेस की वजह से गए, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सारी बातें और अभी जो आप बता रहे थे ये भी राहुल गांधी ने वहाँ कहा है। मतलब ये एक रिमार्केबल, और ये इसको राहुल गांधी की जितनी बातें यहाँ हैं, इसको रियली अगर इसको सुना हो सकता है कुछ लोगों को नागवार गुजरी हो ये बातें। कुछ लोग अगली मीटिंग में कुछ लोग कहें कि नहीं जी हमको इंडिया गठबंधन में रहना नहीं है, राहुल गांधी लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि ऐसा ना हो। मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, और हाथों हाथ लिया हो उनकी बातों को, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं। जो प्रशांत जी कह रहे हैं, बता रहे थे कि राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि जो आप जिस तरीके से आज तक हम चुनाव लड़ते आए हैं उस तरीके से आप सोचेंगे कि चुनाव लड़ के जीत जाएंगे तो ये संभव नहीं है। महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, उससे पहले मध्य प्रदेश के चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, इन सब चुनावों का जिक्र राहुल गांधी ने किया है और बताया है। और आप कहेंगे कि हम आपस में लड़ लें, हम आपके सामने, तो मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं आप जैसे दोस्तों से लड़ने जाऊँ। यहाँ तक कि टीएमसी के हमारे कई दोस्त कहते थे कि हम लोग बहुत बड़ी जीत, बड़े अंतर से जीत रहे हैं। उस समय मैं हंसता था, मैं कहता था कि ऐसा नहीं होने जा रहा है, लेकिन आज वही रिजल्ट है। क्योंकि पूरे के पूरे जो संस्थाएं हैं इंडियन स्टेट्स के, उन संस्थाओं को यहाँ कब्जा में कर लिया है बीजेपी ने। ये बात यहाँ खुलकर राहुल गांधी ने बताई हैं और बहुत ओपनली यहाँ पर इस पर चर्चा की। उन्होंने डिमांड भी रखी कि आप लोगों को भी अपनी बात रखनी है तो रखिए। किसी ने काटा नहीं काटा ये नहीं पता, आने वाले समय में हो सकता है कल को अखिलेश यादव अपना भाषण जारी करें, हो सकता है इधर ममता बनर्जी अपनी बात जारी करें। अच्छी बात है, आनी चाहिए पब्लिक में, लेकिन ये चिंता का विषय बनना चाहिए। यही तो हम लोग आज कर भी रहे हैं। सुनील शुक्ला जी जरा आपसे भी समझना चाहता हूं। देखिए, एक राहुल गांधी ने एक बड़ा आयाम दे दिया है इस हम लोगों के भी डिबेट में, हम लोगों के भी चर्चा में, और साथ साथ ये अब धीरे धीरे चिंता का विषय बन रहा है। और ये हम लोगों को और हमारे तमाम साथियों, आप सबको भी ये सोचना होगा कि आने वाले समय में, और सरकार किसी की भी रहे, अगर बीजेपी की जगह पर आईएनसी होती, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी होती, तब भी, और इस ढंग से, हालांकि हम ये उम्मीद नहीं करते कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इस ढंग से सरकार चलाती, इस ढंग के काम करती जिसमें संवैधानिक संस्थाओं पे ही खतरा होता। लेकिन आज जो संस्थाएं, आज जो पार्टी है जो कर रही है, इसकी चिंता अब करनी होगी। जब संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा हो तो चिंता करनी होगी। और ये बात, अगर खबर ये भी आ रही है, आरओ का कहना है, जब पूछा गया आरओ चुप हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर जिसने गलत फैसला दिया, मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ फैसला दिया, वो चुप है, घिग्गी बंद गई। सुनील शुक्ला जी, चिंता तो है, और चिंता क्यों नहीं करें। धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी ने अपने ऑडियो में क्या कोई ऐसी बात कही है जो देश की जनता नहीं कह रही है? जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार की कार्यशैली से असंतुष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज को लेकर के उनमें तरह तरह की नाराजगियां हैं, वो भी तो ही कर रहे हैं। देश का आम नागरिक इस बात को कर रहा है कि विपक्षी दल एकजुट हो, विपक्षी दल अपना नेता चुने, विपक्षी दल इन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाएं, विपक्षी दल आंदोलन का रास्ता अख्तियार करें और लोगों के बीच में जाकर के लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित करें। ये आम धारणा हो गई है। अगर विपक्षी दल, अगर इंडिया दल समूह की जो बैठक हुई उसमें अगर ये खबरें निकल करके आ रही हैं कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को टारगेट किया, राहुल गांधी ने कौन सा अपराध किया?
राहुल गांधी तो इस सरकार से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अगर गठबंधन में आप ये कहते हैं कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो किसको छोटा दिल दिखाना चाहिए? कौन सा ऐसा दल है जिससे लोग नहीं चाहते हैं कि आप बड़ा दल दिखाइए? आप आपस में लड़ करके बीजेपी से तो नहीं लड़ सकते हैं, संभव ही नहीं है। जिन जिन लोगों को यह मुगालता था कि वह अपने अकेले के बल पर अपने अपने राज्यों में बीजेपी से मुकाबला कर लेंगे, वो सब कहाँ है? सबके सामने है। कुछ लोगों को यह था कि वो बीजेपी की मदद भी करते रहेंगे और अपनी ताकत भी बना के रखेंगे। नवीन पटनायक साहब का उदाहरण आपके सामने है। कुछ लोगों को यह भी मुगालता था कि वह बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपनी राजनीति को बरकरार रखेंगे और अपने राज्य के हक में बहुत सारा काम करा लेंगे। उसमें आपको महबूबा मुफ्ती मैडम आपके सामने, पीडीपी की स्थिति क्या हो गई, आपको एआईडीएमके की स्थिति आपके सामने है कि तमिलनाडु में वो कहाँ चला गया, वो पार्टी कहाँ चली गई। 2024 के चुनाव में 0 सीटें मिली, ये मतलब 1 सीट नहीं जीत पाई एआईडीएमके, जो डीएमके की बात की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। इस लोकसभा, इस विधानसभा के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी डीएमके को लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया, उसके बाद भी एआईडीएमके को स्वीकार नहीं किया और 40-45 सीटों पर पार्टी सिमट गई। 2016 से वो उनके साथ समझौता किए हुए थे और उनको लग रहा था कि बीजेपी के साथ अपनी नैया पार कर लेंगे। आपके सामने स्थिति बन गई कि उनकी स्थिति क्या हुई। जनता दल यूनाइटेड को भी बहुत उम्मीद थी नीतीश कुमार जी को कि वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जब तक सत्ता में है तब तक वही मुख्यमंत्री रहे। मैं कई बार सोचता था कि आखिर बीजेपी इनको मुख्यमंत्री क्यों बनाए रखना चाहती। इनके ऊपर अस्वस्थ होने का आरोप लगता है, इनके ऊपर 2021 के चुनाव में इनकी सीटों की संख्या भी बीजेपी से कम आई, बावजूद इसके बीजेपी के इनको मुख्यमंत्री बनाए हुए। यह बात किसी को नहीं समझ में आती थी। लोग कहा जाता था गवर्नेंस के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। उनके नाम, उनके कंधे पे सवार होकर के वो अपना जनसमर्थन हासिल कर रहे थे, आज उनको बाहर कर दिया। आज उनका मुख्यमंत्री है, वही मुख्यमंत्री है जो नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने के लिए मुरेठा बांधे हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी का फायदा तो किया नहीं है। या ममता, आप याद कीजिए ना, जब ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में आई थी, कांग्रेस के साथ थी, वामपंथी नेताओं ने क्या आरोप लगाए थे कि आरएसएस इनको प्रमोट कर रहा है। ये बाकायदे वामपंथी के बड़े नेताओं ने इनके ऊपर आरोप लगाए थे। और अगर आप पूरा कार्यकाल देख लीजिए तो ममता बनर्जी जी ने जो आरएसएस संगठनों की गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को पश्चिम बंगाल में कोई रोकने का प्रयास नहीं किया। उनको संसाधन उपलब्ध कराए, उनको जगहें दी। इन्हीं ममता बनर्जी के कंधे पर सवार होकर के बीजेपी पश्चिम बंगाल में आई। आज ममता बनर्जी की क्या स्थिति हो गई, ये पूरा का पूरा उदाहरण सबके सामने है। लोग इसको भूलते जाते हैं, तो राहुल गांधी ने याद दिला दिया कि मिल करके ही आप राजनीतिक मुकाबला कर सकते हैं। और अभी उन्होंने साफ साफ कहा कि केवल चुनाव के भरोसे आप नहीं रख सकते, जनता के बीच में जाना ही होगा। जनता के बीच में कांग्रेस जा रही है, जनता, कांग्रेस का लगातार आंदोलन चल रहे हैं। सवाल इस बात का कि अगर आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो ठीक है, अपना हथ राब्ता कर लीजिए क्या कहा जाना है आपको। अगर जो आज सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उससे मीनाक्षी नटराजन का उतना नुकसान नहीं है जितना इस देश के लोकतंत्र का नुकसान है। सवाल है कि अगर हमारे नागरिक आजादी पर, हमारे संवैधानिक अधिकारों पर अगर सरकारें या सरकार से जुड़ी हुई संस्थाएं या स्वतंत्र रूप से काम करने वाली संस्थाएं अगर हमारे ऊपर हमला करती हैं, तो हम कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, हमारी बात कौन सुनेगा। अगर कानूनी प्राविधानों के तहत मीनाक्षी नटराजन की बातें गैर वाजिब हैं, सुनकर उनके तर्कों के साथ खारिज कर दीजिए। चुनाव आप कर रहे हैं कि चलता हुआ, चुनाव तो चलता हुआ नहीं है। और अगर चुनाव में ऐसा कोई भी निर्णय लिया गया, आप ये बात क्यों कही जाती थी कि निर्वाचन आयोग के कार्य में बाधा न उत्पन्न, लेकिन निर्वाचन आयोग कुछ भी करता रहेगा। लगातार उसके उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लोगों का मताधिकार छीन लिया जाएगा और आप कहेंगे कि साहब कोई बात नहीं, इस बार आप नहीं वोट दे पा रहे हैं तो अगली बार आप वोट दीजिएगा। ये कौन सा तर्क है। तो मीनाक्षी नटराजन के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, ठीक है, न्यायालय का आदेश है, सिर माथे पर है, लेकिन हम अपनी उस निर्णय की आलोचना तो कर ही सकते हैं। तो ये मीनाक्षी नटराजन तो ठीक है, उम्मीदवार नहीं हुई, 6 साल के लिए राज्यसभा नहीं गई, लेकिन इसका प्रकारांतर से देश के लोकतंत्र पर कितना बड़ा हमला, नागरिक आजादी पर कितना बड़ा हमला। इस निर्णय को इस लिहाज से देखा जाना चाहिए। वो मामला केवल मीनाक्षी नटराजन तक सीमित नहीं है। हालत ये हो गई है कि अगर आप संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति, संवैधानिक संस्थाएं कौन सा काम कर रही हैं, संवैधानिक संस्थाएं काम क्यों नहीं कर पा रही हैं,
क्यों? कि सरकार को एक विचारधारा विशेष को प्रोत्साहित करना है। वह उन संस्थाओं में उन्हीं लोगों को ले आ रही है जो उस विचारधारा के पोषक है। जब आप एक विचारधारा के पोषक हो जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है कि कानूनी संवैधानिक व्यवस्थाएं आपके लिए गौड़ हो जाएंगी। जब वो गौड़ होगी तो आप कंप्रोमाइज हो जाएंगे, आप उसी के अनुकूल काम करेंगे जो आपकी विचारधारा कहती है। तो कहां से आप लोकतंत्र को बचाए रख लेंगे? कहां से आप संवैधानिक संस्थाओं को बचा लेंगे? अब इस लड़ाई को स्वाभाविक सी बात है कि आपको विचारधारा के स्तर पर लड़नी पड़ेगी, जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं। अब जब आप विचारधारा के स्तर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो अकेले नहीं जा सकते। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है तो उसमें समाजवादी पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग, वामपंथी दल के लोग क्यों नहीं शामिल हो सकते? अगर वामपंथी दलों का कोई आंदोलन है तो उसमें कांग्रेस क्यों नहीं शामिल हो सकती? और अगर आप सब मिल करके लोगों के बीच में जाते हैं, आज ऐसा तो नहीं है ना कि लोग इस सरकार के खिलाफ सुनने के लिए नहीं तैयार है। सरकार से जुड़े हुए लोगों की बातों को सुनने के लिए आज देश में कौन तैयार है? आप इसका कोई सर्वे मत कीजिए, सोशल मीडिया पे जो बातें कही जाती हैं उसी का अध्ययन कर लीजिए कि वो लोग जो सरकार के पक्ष में खड़े हैं उनको कितने लोग सुन रहे हैं, और जो लोग बोलते रहे उनको किस तरह का समर्थन मिल रहा है। ले सरकार की जो आलोचना, राहुल गांधी को सुनने वाले कितने लोग हैं? अभी आपने जिस पॉडकास्ट की बात की उसको आप देख लीजिए कि उन्हीं के सोशल मीडिया हैंडल पर कितने लोगों ने सुन लिया। क्यों सुन लिया उसको? यानी कि लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। अगर हम कांग्रेस जनता पार्टी के को लेकर के मेरे मन में संदेह है, बावजूद इसके मैं कहता हूं कि लोगों का जो अगर आक्रोश है, आक्रोश का समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन ये जानने की आवश्यकता होती है कि उस आक्रोश को कोई कौन दिशा में ले जा रहा है। तो अगर उस पार्टी, अगर उस अभियान में भी अगर इतने लोग आ रहे हैं तो आने वाले कौन लोग हैं ये, और क्यों आ रहे हैं? तो जनता के बीच में सरकार को लेकर के नाराज, अगर इस देश के 3 नागरिक असम जो सेलर्स है अगर मार दिए जाएं और हम उस देश का नाम तक न लें जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है, तो क्या हमारा गौरव बढ़ेगा? क्या हम उस सरकार के पक्ष में खड़े हो जाएंगे? नाम तक लेने के लिए नहीं तैयार हैं आप ये कहने के लिए नहीं तैयार है कि जो आपने किया है वो गैर कानूनी है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। तो एक पूरे देश में एक वातावरण है, लेकिन आवश्यक केवल इस बात की जिसकी बात राहुल गांधी ने की। यह बात आम आदमी महसूस कर रहा है कि राजनीतिक दल एक हो। यह नहीं चलने वाला है कि अगर राहुल गांधी की पदयात्रा होगी तो ममता जी कहेंगे कि नहीं हमारे इलाके से आप नहीं गुजरेंगे, और अगर गुजरेंगे तो हम आपकी पदयात्रा में शामिल नहीं होंगे, हमारी पार्टी के कोई प्रतिनिधि में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी का विरोध भी करेंगे, और बीजेपी सरकार के विरोध में चलाए जा रहे राजनीतिक अभियान में आप शामिल भी नहीं होंगे, तो फिर किस तरह का प्रतिरोध है? फिर बीजेपी का विरोधी आदमी आपके साथ क्यों जाएगा? और अगर ये सामूहिकता नहीं आपने पैदा की तो स्वाभाविक सी बात है कि आप बीजेपी जैसे संगठन को आसानी से चुनौती नहीं दे सकते हैं जी। और अब केवल चुनावी मामला नहीं है, अब यह है कि आप राजनीतिक तौर पर, संगठन के तौर पर, विचारधारा के तौर पर आपको बीजेपी का मुकाबला करना है, और वह आप सामूहिक रूप से ही कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सामूहिक रूप से। राहुल गांधी ने भी वही बात कही है, साफ साफ उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें और भी बहुत कुछ है। जरा अमलेंदु जी जल्दी से, फिर स्वामी जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, राहुल गांधी की बात और आज के दौर में जो कुछ चल रहा है उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए राजीव जी, राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है कि हम सभी लोग पिछले समय में ये सारी बातें करते रहे हैं कि सबको अपने अपने गिरेबान में भी झांकने की आवश्यकता है। अकेली जिम्मेदारी कांग्रेस की या राहुल गांधी की नहीं है कि वही झंडा बुलंद करें, और राहुल गांधी ने भी एक तरीके से यही बातें कही राजीव जी। महत्वपूर्ण बात यह है राजीव जी कि राहुल गांधी ने जो बातें उस बैठक में कही, अब वो बाहर भी आ गई हैं। तमाम लोगों ने अंदर इसके अंदर बैठक की थी, बाहर नहीं थी, तो बाहर ये बातें कैसी आई? अखिलेश यादव का राजीव जी एक कोई 15 सेकंड का एक अंदर की क्लिप जो थी वो बाहर आई, वो बाहर वायरल हुई, और राहुल गांधी कह रहे हैं, अरे भूपी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कांग्रेस के कुछ लोग हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, नाम बताना है उनके। अब ये भूपी कौन है? जो INC टीवी है उसके शायद इंचार्ज बताए जाते हैं, उनसे कह रहे हैं कि जो लिख रहे हैं वो बताओ। यानी आप बैठक में जा रहे हो, बैठक में जाने के बाद भी आपके मन में क्या है ये चल रहा है। यानी सिर्फ राजीव जी शुद्ध स्वार्थ जो है कि हम सरकार में आए, तो आपके सामने ये चीजें है ही नहीं कि भाई बीजेपी से लड़ना ही नहीं लड़ना, इसको तो इसी तरीके से समझा जाएगा।
और इसीलिए राहुल गांधी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई लक्ष्य आप बड़ा रखिए। ममता बनर्जी की हार पर राहुल गांधी ने अपने लोगों को भी इसीलिए डांटा कि ममता बनर्जी की हार पर खुश होने की आवश्यकता नहीं है, हमारा लक्ष्य छोटा नहीं है, हमारा लक्ष्य बड़ा है। लक्ष्य बड़ा ये है कि अगर ये सरकार रहेगी तो सरकारें किसी की नहीं बनेंगी। बिल्कुल। तो इसलिए ममता बनर्जी हार रही है, इस पे अगर खुश हो लिया जाएगा, इस पे खुश होकर हम कहेंगे साहब अच्छा हो गया बीजेपी ने ममता बनर्जी को निपटा दिया, तो ये हमारे खुश होने की बात नहीं है। ये जिम्मेदारी राजीव जी और ये परिपक्वता जो है गठबंधन के बाकी लोगों ने क्यों नहीं दिखाई। मैं राजीव जी अभी तक वामपंथी दलों को सबसे ज्यादा गंभीर समझा करता था गठबंधन की राजनीति में, और मुझे लगता है राजीव जी की इस बार इंडिया गठबंधन की राजनीति में सबसे कच्चा काम जो है वो इन वामपंथी दलों ने किया है। यानी आपने बैठक से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिख दी, उसको आपने सार्वजनिक भी किया, बैठक के आप निकल कर आए, उसके बाद कामरेज एम ए बेबी जो है वो अपना वक्तव्य जारी कर रहे हैं, उनके तो वीडियो जारी कर रहे हैं कि हमने ये सवाल उठाए। तो आप ये सवाल उठाने के लिए गए थे कि आप बीजेपी से लड़ने के लिए गए थे? पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि लड़ना आपको राहुल गांधी से कि बीजेपी से। तो अगर राहुल गांधी से लड़ना तो वही पहले राहुल गांधी से लड़ लो, जिसको भी बनाना है इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाओ उसको। अखिलेश यादव बनना चाहते तो अखिलेश यादव बन जाए, और ममता बनर्जी बनना चाहती है तो ममता बनर्जी बन जाए, और तेजस्वी यादव बनना चाहते हो तेजस्वी यादव बन जाए, जिसको बनना हो बन जाए। तो अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं और वास्तव में अगर आप आरएसएस का जो ये फासिज्म राजीव जी, अब कोई दूर की सब किताबों में पढ़ा जाएगा फासिज्म, ये फासिज्म आ चुका है, संवैधानिक तरीके से बीजेपी के सामने नतमस्तक हो रही हैं, यही असली फासिज्म है। कल को राजीव जी तमाम तरीके के फैसले सुप्रीम कोर्ट से आने लग जाएंगे, और अब जो फैसले आ रहे हैं वो भी इसी तरीके से आ रहे हैं कि यहाँ तानाशाही को अब न्यायपालिका के जरिए भी लागू किया जाए। यानी चुनाव आयोग से लेकर न्यायपालिका तक अगर इस तरीके से नतमस्तक हो जाएंगे तो इस देश के अंदर होगा क्या। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी मुझको लगता है तमाम राजनीतिक दलों की है, और खुले मन से ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार बनाने की बातें तो बाद में होंगी, पहले सरकार से निपटना है, इससे निपटेंगे तब सरकार बनाने की बातें आएंगी। अगर बीजेपी रहेगी केंद्र में इसी तरीके से और संवैधानिक संस्थाएं इसी तरीके से नतमस्तक रहेंगी, तो बिल्कुल राहुल गांधी सही कहने कि आगे आप कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। और राहुल गांधी की पिछली जो बैठक हुई थी, इस कमरे में कोई नहीं था जो स्वीकार करे कि सरकार बनती मेरे अलावा। उनके अलावा राजीव जी हम लोग भी थे जो लगातार चुनाव के दौरान कहते रहे कि अगर ईमानदारी से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी 140 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। ये अकेले हम लोग थे, अकेला जीवी लायक था। और बाद में राजीव जी चुनाव आने के बाद जो तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं की और जो वोट फॉर ट्रांसपेरेंसी इन सब की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो साफ तौर पर इंगित कर रही है कि 100 सीटों की हेराफेरी लोकसभा चुनाव में की गई है। तो हम लोग उस मामले में भी राजीव जी सही साबित हुए। तो राजीव जी मेरा कहना का ये है कि हम जो है कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम लोग विश्लेषक हैं, लेकिन हम देश से चूंकि प्यार करते हैं तो देश के सामने जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए हम ये विश्लेषण करते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा रहे। देश का जो संविधान है, जो एक लंबी लड़ाई के बाद, आपने भी जिक्र किया कि 16 से 9 में अकबर के दरबार में जो था एक अंग्रेज पहुंचा व्यापार की इजाजत लेने के लिए, और उसके बाद फिर कितने समय तक उसने राज किया और किसको हमने किस तरीके से भगाया। राजीव जी वो तो एक पहुंचा था अंग्रेज, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ये जो भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है ये तो बिल्कुल गठबंधन करके तैयार हो रही है। तो इससे निपटना जो है वो अब ऐसे नहीं चलेगा कि राहुल गांधी जो है वो नेता है कि नहीं है, और सब बिहार में आपने क्या किया और कहाँ क्या किया। अगर ये सारी बातें होंगी तो और सारी बातें भी बहुत सारी होने लग जाएंगी कि किसने क्या किया है। तो ये राजीव जी मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो भाषण है वो बहुत मजबूत भाषण था, और ये सामने आना चाहिए था कि ये भाषण आखिर क्या है क्या नहीं है। और राजीव जी हम लोग जो है मतलब कांग्रेस जारी करे या ना करे, हम लोग उसका ट्रांसलेशन करके जो जरूर वीडियो कल जारी करेंगे कि राहुल गांधी के भाषण में क्या है, पूरा हम लोग जारी करेंगे। तो ये राजीव जी बिल्कुल सबने समझा जा सकता है। कल हमारे दर्शक इसको पूरी तरीके से पूरा भाषण उनका हमारे चैनल पर सुन भी सकते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या था। तो राजीव जी जो राहुल गांधी ने कहा है वो देश के सामने परिस्थितियां हैं और राहुल गांधी उसको समझ रहे हैं। तो जो दूरदर्शिता राहुल गांधी दिखा रहे हैं वो बाकी राजनीतिक दलों में भी दूरदर्शिता होनी चाहिए। और राजीव जी इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले भी हम लोग यहाँ यही बात कर रहे थे कि लक्ष्य जो है वो बड़ा होना चाहिए, छोटा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो इसी में रहेंगे कि हमको यूपी की सरकार मिल जाए, कि हमको बिहार की सरकार मिल जाए, कि नीतीश कुमार आ जाते तो हमारी सरकार वहां आ जाती, कि नीतीश कुमार इनकी वजह से चले गए, कि ममता बनर्जी उनकी वजह से चली गई। अगर तो आगे भी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए सारे मतभेद भुलाकर एक लक्ष्य होना चाहिए, और एक लक्ष्य क्या
कि ये सरकार जो है इसको मजबूर किया जाए तंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ बंद करे और संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो अपनी रीढ़ सीधी करें, सरकार के साथ गठबंधन में शामिल ना हो। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, रीढ़ हुई तभी सीधी होगी अब जब विपक्ष एकजुट होगा। और राहुल गांधी के इस पूरे भाषण को अगर एक दो लाइन में बताया जाए कि इसमें क्या है, इसका सार बताया जाए, तो ये है कि राहुल गांधी ने अपने तमाम सहयोगी दलों से, इंडिया गठबंधन के दलों से कहा है एकजुट हो जाइए। आपको याद होगा स्वामी जी, राहुल गांधी जब वोट चोरी की बात कह रहे थे, जब उन्होंने खुलासा किया कि कैसे महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, कैसे 2024 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में वोट चोरी की गई, कैसे हरियाणा की वोट चोरी की गई, अभी इन्होंने आज के 8 तारीख के भाषण में उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया है, इन सब जगहों पे कैसे चोरी हुई, तो इनके ही सहयोगी साथियों में से किसी ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। लोग विधानसभा चुनाव के समय, बिहार के विधानसभा चुनाव के समय भले साथ साथ तेजस्वी यादव घूम लिए, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने तो साफ साफ कह दिया मैं तो इसको मानता ही नहीं हूं। याद होगा, नहीं हो तो मैं बिना अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहा हूं, कहें तो बस 5 मिनट में उनका बयान सुना दूंगा। उन्होंने कहा मैं ये वोट चोरी जैसी चीज मानता ही नहीं हूं। अरे भाई, तुम बगल में बैठे थे और अभी भी बैठे थे, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग थे, बगल में बैठे थे उमर अब्दुल्ला, और मानते नहीं है। वही राहुल गांधी वहां कह रहे थे कि अगर नहीं मानना है तो फिर बात खत्म। 90%, 100% राहुल गांधी, अभी मैं भाषण पूरा देख रहा था, सुन रहा था मैं उसके इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन को और उसका हिंदी भी, और उसमें ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें अब देखिए एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कह के फिर स्वामी जी, मैं जान रहा हूँ समय आपका जा रहा है, लेकिन 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी कहते हैं ममता जी 100% नहीं है, निश्चिंत नहीं, 100% निश्चिंत नहीं है, लेकिन उन्हें लगभग 40% यकीन है कि उनका चुनाव चुरा लिया गया है। 100% नहीं यकीन है, 90%, 90% यकीन है कि उनका चुनाव चुरा लिया गया है। उद्धव जी, उनको 40% यकीन है कि उनका चुनाव चुरा लिया गया था। मेरे भाई तेजस्वी यादव को 40% यकीन है। कृपया इसे 100% करें कि चुनाव चुराए जा रहे हैं। कृपया अपने मन से कोई भी संदेह दूर करें और समझें कि सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने वालों में सालों साल लग जाते हैं, और यहां पर आप जो कर रहे हैं, आप सबसे पहले कम से कम इस बात को यकीन कीजिए कि 100% चुनाव चुराए जा रहे हैं। आप 100 को 90, 100 को 40, अरे इतना हुआ होगा ऐसे वैसे थोड़ा सा, तो उससे नहीं होगा। मैं 100% यकीन कर रहा हूं कि सारे चुनाव चुराए जा रहे हैं और इसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला है, और आएगा, हराएंगे हम, लेकिन पहले एकजुट हो जाएं, यही उस दिन कह रहे थे। स्वामी जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए राजीव जी, वही आज देश की जनता से अगर पूछा जाए, अलग अलग सेगमेंट से पूछा जाए, तो मेरे ख्याल से 90% लोग हिंदुस्तान के ये मानते हैं कि 100% बेईमानी चोरी हुई है चुनाव के अंदर। और आपने देखा कि जब ये अब सी वोटर सर्वे ने जब किया, तो पता चला कि आजकल ये बच्चों के जो आंदोलन चल रहे हैं और जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी मान रहे हैं कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से कांग्रेस के अलावा जो विपक्षी दलों का अपना विचार है, जो कोशिश करते हैं, जैसे दिग्विजय चौटाला थे हरियाणा के अंदर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, पिछली बार 10 विधानसभा की सीटें जीत गए। उन्होंने सोचा कि गुड ह्यूमर में रखो भारतीय जनता पार्टी को, और इसकी वजह से अब 10-15 साल हम और अपनी सरकार चला लेंगे, सरकार में भागीदार बन जाएंगे, और इन्हें गुड बुक्स में रखो। यही सोचा था बीआरएस ने, यही सोचा था बीजेडी ने, यही सोचा था ममता बनर्जी ने। भाई ममता बनर्जी ने क्या सोचा रहा होगा? उन्होंने सोचा रहा होगा भाई सेंटर में उनकी गवर्नमेंट है, स्टेट में मेरी गवर्नमेंट है, अगर इनको बहुत ज्यादा नाराज करेंगे, हमें फंड नहीं देंगे, तेलंगाना को जैसे नहीं देते, जैसे कर्नाटका को नहीं देते, इन्हें गुड ह्यूमर में रखो। और गुड ह्यूमर के रखने के चक्कर में दिग्विजय चौटाला भी निपट गए, बीआरएस भी निपट गई, जगन रेड्डी भी निपट गए, और ये सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को गुड ह्यूमर में रखते थे, सारे के सारे निपट गए। देखिए आज की तारीख में बात बिल्कुल सही है, आपको निर्णय लेना पड़ेगा, सबको निर्णय लेना पड़ेगा। या तो आप इधर है या आप उधर है। जनता पार्टी का जमाना याद कीजिए, जनता पार्टी के जमाने में कौन कौन इंदिरा गांधी के अगेंस्ट आ गया था? एवरीबडी के।
लेफ्ट भी आ गया था, सेंटर भी आ गया था, राइट भी आ गया था। बाबू जगजीवन राम और हेमंती नगन बहुना ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी, कांग्रेस और डेमोक्रेसी बना ली थी। उसमें सोशलिस्ट भी थे, उसमें आरएसएस वाले भी थे। कारण क्या था? उन्हें ऐसा लगता था कि 1977 में कि कांग्रेस की इमरजेंसी को सबक सिखाना है, सिखा दिया, हटा दिया। लेकिन 3 साल के अंदर अपनी आक्रमणता की वजह से फिर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई। आज के तारीख में समझना होगा मेरी आइडियोलॉजी क्या है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आज के तारीख में इम्पोर्टेंट है मेरे देश की अस्मिता बचे, इस प्रकार से अभी हम लोग बातें कर रहे हैं। आज के तारीख में मेरे का अब बताइए, आप खुद बताइए, जब $120 पर बैरल इंटरनेशनल क्रूड प्राइस हो गया था, आपने पेट्रोल और डीजल और सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ा दिए। अब तो $85 पे आ गया ना। $35 अगर दाम कम हो गया है इंटरनेशनल क्रूड का, तो दाम क्यों नहीं घटा रहे हैं? क्यों नहीं हमारे देश की जनता को राहत दे रहे हैं? बल्कि अब एक नियम बना रहे हैं कि 200 लीटर से ज्यादा हम डीजल नहीं देंगे और एक बार में इससे ज्यादा पेट्रोल नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि आप बिल्कुल अकर्मण्य हैं। तो देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, राहुल गांधी ने जो ये अभिभाषण दिया, इसको अगर आपके दर्शक श्रोता सुनेंगे, वास्तविकता में एज ए टीचर आई फील इट वाज एक्सीलेंट। और ये लगता है कि उस व्यक्ति के अंदर इतने सोचने की क्षमता है। और देखिए, एक चीज मुझे और भी लग रहा है राजीव जी, हो सकता है मैं गलत, मुझे लगता है डीवी लाइव राहुल गांधी भी शायद सुनते हैं। जो हम डिस्कस करते हैं वही बात वो बोलते हैं। इसका मतलब ये है हम लोग एक वेवलेंथ में हैं, और ये वेवलेंथ बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत के लोकतंत्र को, भारत माता को प्यार करने वाले, हमारे देश के संविधान को प्यार करने वाले, हमारे देश को टीएन शेषन जैसा। और एक लास्ट बात कहता हूँ, राजीव कुमार का याद है आपको? कहाँ है आजकल वो, जो राजीव कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे? अरे भाई, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होता है, जो शेरो शायरी सुनाता था, जो पहले वाले, जो रात को सपने में शेरो शायरी लिखता था, वही ना? जी जी जी, मुझे नहीं पता। बताइए, ये बताइए राजीव जी, आप खुद बताइए, अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होंगे, लोग आपको चीफ गेस्ट बनाएंगे, लोग आपको ऑनर करेंगे, यूनिवर्सिटीज आपको कॉल करेंगी। उस आदमी का नाम नहीं सुनाई पड़ा है। भाई, आपको डिसाइड करना है, आपको टीएन शेषन जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना है या राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जैसा बनना है। देखिए, इतिहास आपको याद करे, कम से कम ऐसा काम तो कर जाओ यार, थोड़ी तो शर्म करो, वरना तुम्हारे बच्चे लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया है और किस तरह से हमारी भारत माता को अपमानित किया है और लोकतंत्र संविधान की हत्या की। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जल्दी से शकील जी, कुछ मसाला है आपके पास लग रहा है। हालांकि एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी स्वामी जी कह रहे थे कि लगता है राहुल गांधी सुनते हैं। बिल्कुल सुनते हैं। राहुल गांधी हर प्रोग्राम नहीं देखते हैं, लेकिन उनके पास कुछ कुछ प्रोग्राम और वो देखा करते हैं। ये मेरी जानकारी में है, डीवी लाइव के प्रोग्राम्स देखते हैं वो। और ये जानकारी मुझे तब मिली थी जब भारत जोड़ो यात्रा पे वो थे, तब मुझे बताया गया था। और बहुत शिद्दत के साथ कुछ प्रोग्राम्स का वो इंतज़ार करते हैं, कुछ चीज़ें, और शकील जी बेहतर बताएंगे। लेकिन हम, चलिए अच्छी बात है, देखें ना देखें, लेकिन एक वेवलेंथ की बात है। दूसरी चीज़ है, राहें अगर एक हैं, राहें अलग अलग भी हों, मंजिल अगर एक है तब भी, और मंजिल है लोकतंत्र को बचाना। आज भाजपा वाले आ जाएं, हम उनके साथ भी रह जाएंगे अगर लोकतंत्र को बचाने में, सांप्रदायिकता को खत्म करने में, ये लोगों को पकड़ के पीटने में नहीं, गौरक्षा के नाम पे, और ऐसी हत्याएं जो हो रही हैं उसके नाम पे। आप अच्छा कीजिए ना, हम आपकी तारीफ करेंगे। नहीं दिखता है 14 साल, आप कहेंगे 2014 से भारत आजाद हुआ, कैसे स्वीकार कर सकते हैं हम? तो बाकी लोगों ने जो यहां प्राणों की आहुति दी, उनके लिए हम आज की तारीख में क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत तकलीफ होती है स्वामी जी, बहुत तकलीफ होती है उन लोगों से जो कहते हैं कि 2014 के बाद भारत आजाद हुआ। गांधी जी क्या कर रहे थे, नेहरू जी क्या करते थे, सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे, भगत सिंह क्या कर रहे थे? भगत सिंह 23 साल की उम्र में जो फांसी के फंदों पे लटक गया, वो क्या कर रहे थे? आप गालियां दे रहे हो उन लोगों को सिर्फ किसी एक को वीर बनाने के चक्कर में। मैं आज 2014 के बाद के वीर की बात कर रहा हूं। तो इसलिए ये इस देश के नागरिकों को सोचना होगा शकील जी, ये सोचना होगा इस देश के नागरिकों को कि आप किस दिशा में बह रहे हो।
अब धाराएं कमजोर हो गई हैं, नदियां सूख गई हैं, उसके बाद भी बहे जा रहे हो कचरे में, नाले में। शकील जी, क्या चल रहा है लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी के इस भाषण का? जरा मैं अब दूसरी बात यहां आपसे समझना चाहता हूं। राहुल गांधी ने भाषण दिया और इसका कितना असर या कितनी प्रतिक्रिया, असर छोड़ दीजिए, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई थी विपक्ष के? आप तो सुबह से शाम तक बिल्कुल थे, अंदर की बातें आ रही थी। क्या कुछ प्रतिक्रिया आई थी राहुल गांधी के भाषण पे, पॉजिटिव निगेटिव? देखिए, पहली बात तो ये कि जनता सोच रही है, लेकिन एक डर है, भय का माहौल है, तो उसकी आवाज नहीं बन पा रही है। लेकिन जब राहुल गांधी उसकी आवाज बनते हैं तो वो उसमें आवाज मिलाने की कोशिश करती है। हम ये नहीं कह सकते कि जनता बिल्कुल सोई हुई है, नहीं सोच रही। हालांकि मोदी जी ने, बीजेपी ने हिंदू मुसलसल इतना गहरा चढ़ा रखा है, जो हम राजेश शर्मा के भी बात कर रहे थे, बता रहे थे कि नौजवान लड़का मारा गया और वो मोदी जी से सवाल पूछने के बदले जहाज के कप्तान से सवाल पूछ रहा है कि जहाज के कप्तान दोषी हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है जनता के अंदर गुस्सा है, नाराजगी है, और वो सामने आएगी। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि कौन देखता है? सब देखते हैं। सबको उम्मीदों की बात चाहिए होती है, सबको तथ्यों की बात चाहिए होती है, और तथ्यात्मक जो विश्लेषण होता है वो चाहिए होता है। तो डीबी लाइव जो है बहुत बड़े पैमाने पे देखा जाता है और बहुत सारे लोग देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं और उसके बारे में बताते भी हैं। तो हमारी बात जो है वो बहुत दूर दूर तक पहुंचती है। लेकिन होता यह है कई बार कि हमें मालूम नहीं पड़ पाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आज गोदी मीडिया का अगर कोई मुकाबला कर रहा है, गोदी मीडिया के झूठ के खिलाफ कोई खड़ा हुआ है, तो उसमें एक प्रमुख भूमिका हमारी भी है और इसको सारे लोग स्वीकार करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जो बोल रहे थे, उसके बाद सारे विपक्षी दलों ने उससे अपनी सहमति जाहिर की। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के पास एक ऐसा कमिटमेंट है, एक ऐसा कन्विक्शन है कि जो सबको प्रभावित करता है। दो तीन चीजें सारे विपक्ष के सामने बड़ी क्लियर हैं। एक, राहुल डरते नहीं हैं, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में राहुल डरेंगे नहीं। दो, राहुल किसी भी कीमत पे आरएसएस से समझौता नहीं करेंगे। कहीं पे भी बहुत सारे लोग बहुत सारे गुण बताते हैं, कुछ लोग झूठी खबरें फैलाते हैं। गांधी जी ने भी तारीफ कर दी थी, नेहरू जी ने 26 जनवरी के प्रोग्राम बुला लिया था, वो सब इतिहास में सब बातें गलत है, वो कुछ नहीं है। तो राहुल से ऐसी आप कोई बात नहीं करवा सकते हैं, नहीं कहलवा सकते हैं जिससे राहुल गलती से भी उनकी प्रशंसा कर जाए, क्योंकि राहुल जानते हैं कि इनका जो मूल उद्देश्य है वो देश को बांटना है। इनका जो मूल उद्देश्य है वो मनुवाद को लागू करना है। राहुल जब मनुवाद के खिलाफ बोलते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। देश के एक सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता मनुवाद के खिलाफ बोलता है तो कई लोग नाराज भी होते हैं। जब वो ओबीसी जनगणना की बात करते हैं तो एक बहुत बड़े वर्ग को नाराज भी करते हैं वो, लेकिन वो जानते हैं कि ओबीसी की जनगणना बहुत जरूरी है, ओबीसी के अंदर चेतना आना बहुत जरूरी है। अभी ये बात हो रही है, हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत बात करी, इसके बारे में ज्यादा नहीं करी, कि एक लड़की के बारे में से अफवाहें फैलाई हैं एक पार्टी के द्वारा। उससे पहले टोटी चोर कह के चेक किया गया था। तो हिंदू मुसलमान की रिलेशनशिप अच्छी तरह है ना, टोटी चोर के बाद जब हम लड़की का मामला लाएंगे तो ये लोग चुप रहेंगे, सब सह लेंगे, और वही हुआ। इतना बड़ा प्रतिरोध होना चाहिए था मगर नहीं हुआ। तो राहुल की बात इसीलिए लोगों को अपील करती है। सब समझते हैं कि राहुल फायदा नुकसान देख के नहीं बोलते, राहुल सच देख के बोलते हैं, और राहुल को भारत का भविष्य दिखता है कि ये युवा और ये छात्र, इनका भविष्य अंधकारमय नहीं हो जाना चाहिए। तो इसलिए राहुल का जो भाषण था वो बहुत अच्छा भाषण था। उसमें उन्होंने सारी बातें साफ साफ कही हैं, कोई बात छुपाई नहीं है, न किसी से डरे हैं,
और न किसी का लिहाज किया है। ये राहुल में एक नया डेवलपमेंट आया है और अच्छा डेवलपमेंट है कि अब लिहाज करने का भी वक्त नहीं बचा है। कई बार लिहाज की वजह से राहुल नहीं कहते थे कई बातें, लेकिन उन्होंने सामने कहा कि टीएमसी, एसपी, आरजेडी, और यहां तक कह दिया कि ममता जी जो खुद चुनाव लड़ रही है बंगाल में, वो 90% समझती थी। और मैंने कहा 100% भाई, 100% चोरी हो रहा है। तो राहुल की ये जो बातें हैं उनका असर दूर तक जाएगा, लोगों में चेतना आएगी, जागरूकता आएगी। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो कांग्रेसियों में जो उत्साह आ रहा है, कांग्रेसी जो हिम्मत करके लड़ रहे हैं, सड़क पे नहीं आते साहब। ये आज जो कांग्रेस, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, हवा में कर रहे थे, ये सड़क पे नहीं थे। जीतू पटवारी का गला पकड़ के खींचा गया है। मजाक है कोई? कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप दिखाते नहीं हो तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता। अगर ये गोदी मीडिया सारे प्रदर्शन को दिखा दे, अगर ये गोदी मीडिया राजेश शर्मा, जो आदित्य शर्मा लड़का मारा गया है ओमान में अमेरिका के द्वारा, उसके ट्वीट दिखा दे, उसकी भाषा दिखा दे, तो देखिए देश में कितना फर्क पड़ता है। लोग कहने लगेंगे कि अरे भक्तों के साथ जब ऐसा हो रहा है तो फिर कौन बचेगा। अगर ये सवाल उठा दे गोदी मीडिया कि मोदी जी आप चुप क्यों हैं, 3 लड़के मारे गए हमारे, आप बोल नहीं सकते। हथकड़ी और बेड़ियों के साथ भारतीय आए, आप नहीं बोले। अमेरिका ने कहा कि नरक कुंड है भारत, आप नहीं बोले। हमारे लड़के मारे जा रहे हैं, आप नहीं बोल रहे। वो दिखा क्या रहे हैं? वो एक कभी टीवी चैनल जो है बड़ा, उसकी जो एंकर है जिसने कहा था कोड़ी ज्ञान नहीं है, वो दिखा रही थी क्या कि ईरान में लोग ईएमआई से रोटी खरीद रहे हैं। जी। ईरान की गवर्नमेंट ने, जो भारतीय दूतावास है, उसने कहा फॉल्स न्यूज, उनके फोटो को ऊपर चिपका दिया, फॉल्स न्यूज, झूठ बोलती हो। ईरान ने जिस तरह लड़ाई लड़ी है, आपने तो पूरा का पूरा लाइव दिखाया, सारा का सारा। कई हफ्तों तक आपने पूरा का पूरा ईरान पे ही केंद्रित किया, सारा का सारा। ऐसी लड़ाई अमेरिका से कोई लड़ सकता है आज की तारीख में? अमेरिका और इजराइल दोनों से ईरान ने लड़के दिखाया और आज समझौता करने पर मजबूर हुआ है अमेरिका। वो हो गया है शायद, कुछ अभी इसकी डिटेल्स आ जाएंगी, वो काफी हद तक हो गया है समझौता। और ये गोदी मीडिया क्या कर रहा है कि रोटी खाने, उस पर रोटी मिल रही है ईएमआई पर। अरे किस्तों में तुम गालियां खा रहे हो। कहना इतना बुरा लगता है। भारत को ट्रंप ने क्या क्या नहीं कहा। मोदी से कहा तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा, भारत नरक कुंड है, तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे, स्टॉप इट। जब भारतीय सेना बढ़त में थी, रोक दिया, युद्ध विराम कर दिया, हम मान गए। उसमें नहीं बोल सकते आप। तो ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है। लेकिन आप खुद बता रहे थे अभी 1500 की बात, कितने साल लग गए अंग्रेजों के आने के बाद। भारतीय जो है बहुत धीरे धीरे काम करता है, सबको मालूम है। उसका कारण भी है, वो लंबी बात हो जाएगी। जो कृषि सभ्यता है हमारी, उसमें थोड़ा स्लो मूवमेंट हो जाते हैं हमारे। आर्मी जब भर्ती करती है तो उन्हीं क्षेत्रों से करती है जहां परंपरागत रूप से करती चली आ रही है। नए क्षेत्रों से कर लेती है तो उसको ट्रेनिंग देने में बड़ी मुश्किल आती है जी। जो ऑर्डर होते हैं उसको ग्रेस्प नहीं कर पाते हैं नए लड़के, अच्छे लड़के होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सामाजिक चीजें हैं ये। तो हमारे यहाँ समय लगता है, थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन अब वो चेतना आ रही है, वो जागरूकता आ रही है और गुस्सा आ रहा है। वो सामने आपको दिख रहा है, लोग किस तरह से चढ़ गए बैरिकेड्स के ऊपर। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत जी। संवैधानिक संस्थाओं की बात हो रही है, बात देखिए, और हम लोग आज से नहीं कर रहे हैं, लगातार पिछले 5-7 साल से कर रहे हैं। और जिन चीज़ों को हम समझ रहे हैं, भले वो राहुल गांधी आज बोल रहे हों, खुल के बोल रहे हों, अपने साथी दलों के साथ बोल रहे हों, उनके सामने बोल रहे हों, हम लोग कब से बोल रहे हैं। और क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसकी बात नहीं करें तो क्या बात करें। और वैसे में मीनाक्षी नटराजन हो या कोई और हो, कल भी होगा और कल भी हुआ। इसलिए ज़रा समझना चाहता हूँ कि यहाँ विपक्ष का रोल खासकर अब क्या होना चाहिए, क्या दिखाई देता है, और
क्या होने जा रहा है, भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विश्लेषण की बात कर रहा हूं जी। तो रहा था कि ईरान के वो ओमान पे जो भारतीय लोगों पे हमला हुआ, इस पे बात करूंगा, लेकिन राहुल गांधी की जो का भाषण है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको डिकोड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किस प्रोसेस में ये लिखा गया है। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि हम कई साल से बात कर रहे हैं। हर बात का एक वक्त होता है, वो वक्त आ गया है। और तब राहुल गांधी अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ये बड़ी बात है और इसको डिकोड करना पड़ेगा। इसको इसकी स्ट्रेटजी उन लोगों को देखनी है। हम तो इसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन एक और घटना साथ साथ हो रही है राजीव, वो ये हो रही है कि मैं मानता हूं कि किसानों की एकजुटता, जो किसान आंदोलन हुआ, उसमें सबसे एक बड़ा जो फैक्टर था, किसानों ने गोदी मीडिया को अंदर नहीं घुसने दिया था मूवमेंट में। आप भी वहां रोज जा रहे थे, हम भी देख रहे थे जी। और किसान अगर गोदी मीडिया को अंदर घुसने देते तो वो बदनाम कर देते, मूवमेंट को तोड़ देते। ये तो पूरा आरएसएस और कॉर्पोरेट का कुनबा है, ये गोदी मीडिया जी। कार्यकर्ता है ये सब। अब गोदी मीडिया दो जगह से बड़ा भारी विरोध मिल रहा और दोनों फ्रंट जो हैं उसके युवाओं के हैं। एक जो उन्होंने ऑनलाइन टीचर्स के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और वो ऑनलाइन टीचर्स खामोशी नहीं हो रहे हैं, वो लगातार बोल रहे हैं और वहाँ पे इनको बहुत अच्छी तरीके से आईना दिखाया जा रहा है। और उन ऑनलाइन टीचर्स की जो फॉलोइंग है वो सब छात्रों की, युवाओं की है। दूसरी घटना ये हुई है कि पुणे में और लखनऊ में कल और आज दो प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक ठाक प्रोटेस्ट हुए युवाओं के, जेनजी के, नीट के मामले पे, सीबीएसई के मामले पे। दोनों जगह गोदी मीडिया को खदेड़ा गया है, इनके खिलाफ नारे लगे हैं। जंतर मंतर में भी यही हुआ था। तो यानी देश का युवा अब गोदी मीडिया के खिलाफ है और बड़े दावे के साथ कह सकता हूं राजीव जी कि कोई सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार की जरूरत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी तो टिके हुए गोदी मीडिया पे हैं, वो इनके खिलाफ नहीं होगा, वो पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे, वो वही करेंगे जो कर रहे हैं, बस उनका असर कम हो जाएगा। जब असर कम होगा तो उसका असर होगा। दूसरी चीज जो राहुल गांधी ने कहा, रेजिस्टेंस की बात, ये बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। सिर्फ मैं एक पॉइंट अभी रखता हूँ, फिर आगे आने वाले दिनों में इस पर मैं लिखूंगा भी और भी बात करूंगा। देखिए, जब आप रेजिस्टेंस करते हैं, ये इंगेजमेंट नहीं है, किसी से जाके मिलना नहीं है, किसी भुक्तभोगी से, रेजिस्टेंस है। और जब रेजिस्टेंस मूवमेंट की आप बात करते हैं तो रेजिस्टेंस मूवमेंट बहुत सारे लोगों को तकलीफ देता है। आप सड़क रोकते हैं, आप हड़ताल करते हैं, कुछ करते हैं। किसानों ने सड़क रोकी थी, किसी को शिकायत नहीं थी। शाहीन बाग में महिला सड़क पर बैठ गई थी, थोड़े से लोगों को जो प्रोपेगेंडा वाले थे उनको छोड़कर किसी को शिकायत नहीं थी। क्यों शिकायत नहीं थी? कि शाहीन बाग की महिलाओं का और किसानों का नैतिक फोर्स बहुत ज्यादा था, तो लोगों ने शिकायत नहीं की, सड़क रोक दी मेरी। तो राहुल गांधी के पास आज की तारीख में वो नैतिक फोर्स तो है, लेकिन राहुल गांधी के पास अभी शायद उसकी टीम नहीं है जी। मीनाक्षी नटराजन जैसे लोग उस टीम के जैसे ये होते, तो वो जो रेजिस्टेंस मूवमेंट की टीम होती है, वो टीम उनके पास नहीं है। राहुल गांधी के पास आज की तारीख में वो नैतिक फोर्स है कि अगर वो कॉल लेंगे, इसको अगर हम इस रेजिस्टेंस मूवमेंट को अगर महात्मा गांधी के फ्रेमवर्क में इसको हम देखें तो उसको कहा जाएगा डायरेक्ट एक्शन जी। तो अब डायरेक्ट एक्शन जब होगा
तो यानी चुनाव के जरिए आप नहीं वो पहले चुनाव ठीक से हो, उसकी तैयारी हो। तो डायरेक्ट एक्शन में बहुत ज़रूरी दो बातें, एक टीम आपके पास हो, जनता आपके साथ हो ना हो, लेकिन जनता आपका विरोध ना करे, इतना नैतिक बल आपके अंदर होना चाहिए। इसीलिए मैंने किसान आंदोलन और उसके उदाहरण दिया। हम रोज जाते थे किसान आंदोलन, आप भी जाते थे, लोगों को तकलीफ नहीं थी, तमाम लोगों की दुकानें बंद हो गई थी वहां पे, जिनकी दुकानें बंद हो गई थी किसान आंदोलन की वजह से, उनको भी तकलीफ नहीं थी, मुश्किल में होंगे लेकिन वो शिकायत नहीं कर रहे थे, वो किसानों के साथ थे। ये नैतिक बल से होता है। महात्मा गांधी का नैतिक बल बहुत ज्यादा था। तो जो सामान्य जीवन जो अस्त व्यस्त होता है इस तरीके के रेजिस्टेंस मूवमेंट में, या जिसको डायरेक्ट एक्शन आप कहते हैं, तो उसमें लोगों का साथ होना ज़रूरी है, टीम होना ज़रूरी है, नैतिक बल ज़रूरी है, और फिर उद्देश्य तो आपके सामने है ही कि उद्देश्य क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, आइए अब क्लोज करते हैं, समय खत्म हो गया है। और लेकिन इतनी गंभीर बातें, समय देखिए 1.5 घंटा कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। ज़रा आखिरी और क्लोजिंग कमेंट आपसे कि क्या नैतिक बल जिसकी बात यहाँ प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं, कर रहे हैं, और खासकर राहुल गांधी में वो नैतिक बल है, लेकिन राहुल गांधी के पास टीम नहीं है। वही टीम बनाने की कोशिश, और खासकर जिसमें उन्होंने कहा कि आपको सबसे पहले ये कंफर्म अपने आप को करना होगा कि जो हो रहा है वो 100% हो रहा है। चोरी हो रही है अगर, तो 100% हो रही है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप डोल ड्रम में रहेंगे। क्या आगे कदम बढ़ाएं न बढ़ाएं, क्या यहां विपक्ष के साथ वही हो रहा है? चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, या अन्य राज्य हो। सुनील जी, बिल्कुल यही हो रहा है। ये जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके मन में संदेह है कि हम कांग्रेस के साथ जाएं कि न जाएं, कांग्रेस को ताकत दें कि न दें, राहुल गांधी का नेतृत्व तो स्वीकार करें कि न स्वीकार करें। जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, उसके साथ हम आगे बढ़ें कि न बढ़ें। राहुल गांधी के इस मुद्दे के साथ जो उमर अब्दुल्ला की आपने बात की, ममता बनर्जी की भूमिका क्या थी? ममता बनर्जी तो इलेक्शन कमीशन के पास चली गई और उस पूरे अभियान का समर्थन उन्होंने किया। अगर आप किसी भी मुद्दे के साथ आप प्रतिबद्ध नहीं है, अगर आपका उसके प्रति विश्वास नहीं है, तो आप वहीं आधी लड़ाई हार चुके होते हैं। लोग उसको स्वीकार नहीं करते। राहुल गांधी को लोग क्यों विश्वास कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो बात 2014 से कर रहे हैं वो 2026 में वही बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बातों से अपने आप को अलग नहीं किया कभी भी। यही कारण है कि सीबीएसई के इम्तिहान में जिस बच्चे के मूल्यांकन को लेकर उसको अपनी उत्तर पुस्तिका को लेकर संदेह हुआ, तो उसने राहुल गांधी को कोट किया, राहुल गांधी को टैग किया। वो प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री उनको टैग नहीं किया। क्यों किया? अगर ये विश्वास और किसका परिचायक है? कोई प्रायोजित रूप से तो उसे टैग किया नहीं। राहुल गांधी के साथ बैठ करके उसने पूरी बात की और राहुल गांधी को यह अनुमति दी कि आप इस जो बातचीत का वीडियो है उसको आप जारी कर सकते हैं। तो चुप रह सकता था। ढेर सारे लोग चुप हो जाते हैं और उस बच्चे का जवाब किसी के पास नहीं है। अगर राहुल गांधी के प्रति लोगों का विश्वास नहीं होता, जिस ऑडियो की हम आप लगातार बात कर रहे हैं, 4 घंटे पहले राहुल गांधी ने उसको पोस्ट किया। आज देखने वालों की संख्या, सुनने वालों की संख्या, देखने वालों छोड़ दीजिए, सुनने वालों की संख्या लगभग 3 लाख हो गई। क्या किस दर से इसको सुना जा रहा है? जो 3 सेलर्स मारे गए हैं हिंद महासागर में, उसको लेकर के जो राहुल गांधी ने कहा है, उसको 3 लाख से अधिक लोगों ने सुन लिया। किस बात का परिचायक है? सब कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, सब लोग राहुल गांधी के मित्रमंडली में है। राहुल गांधी का जो समर्थन है या लोग जो उनको विश्वास के साथ देख रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि जो बात वो कह रहे हैं उस बात को वो जी रहे हैं। हम लोगों को सुनने, हमारा और आपका किसी का कांग्रेस का हम एजेंडा नहीं चला रहा है। हमने अपने विद्यार्थी जीवन में एक पत्रकार के विद्यार्थी के रूप में मैंने पढ़ा है कि पत्रकार परमानेंट विपक्ष है, उसकी भूमिका ही विपक्ष की है। वो सरकार के साथ जा ही नहीं सकता। अगर वो सरकार के साथ जाता है तो कम से कम जर्नलिज्म तो नहीं कर रहा है, बाकी और कोई काम कर रहा हो।
हम उस अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं और जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं उन सवालों को लोगों के सामने रखते हैं। गोदी मीडिया दिखावे न दिखावे, आंदोलनों को दिखावे या न दिखावे, लेकिन क्या लोग उसको देख नहीं रहे हैं? अगर देख नहीं रहे होते लोग तो राहुल गांधी के ट्वीट को, विपक्षी नेताओं के ट्वीट को, हमारी आपके बातचीत को, सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को लोग क्यों इतनी बड़ी संख्या में देखते हैं? वो देख रहे हैं कि जो कुछ भी देश में हो रहा है उसके साथ यह जो गोदी मीडिया की स्थिति देख लीजिए ना, कितने लोग देख रहे हैं उनको, कितने लोग सुन रहे हैं, क्या स्थिति हो गई है। हम कम से मेरी स्मृतियों में नहीं है और हमारे ख्याल से जितना हमारे सीनियर लोग हैं किसी की स्मृति में नहीं होगी कि पत्रकारों का भीड़ के द्वारा विरोध किया जाए। या इस दौर में दिखाई पड़ रहा है जी। क्यों हो रहा है ये कि जो लोग चाहते हैं आपसे उसका उस दायित्व का वहन आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये स्थिति देखनी पड़ेगी। राहुल गांधी वही कर रहे हैं, जो समस्याएं हैं, जो हालात हैं, उन स्थितियों के प्रति आप अपनी प्रतिबद्धता दिखाइए। आधे अधूरे मन से लड़ाई नहीं लड़ सकते और जब आप पूरी प्रतिबद्धता के साथ उतरेंगे तो लोग भी आपके साथ उतरेंगे, क्योंकि लोगों के मन में भी इस बात का आक्रोश है। वह कोई समाज नहीं हो सकता जहां 90 लाख लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया जाए और उस समाज में इस घटना को लेकर के कोई हलचल न हो। सवाल केवल है कि नेतृत्व देने के लिए आप तैयार हुई, आप उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हुई, और आप तभी तैयार होंगे जब इस मुद्दे को लेकर के आप बहुत ही संवेदनशील होंगे और प्रतिबद्ध होंगे, जिसकी बात राहुल गांधी लगातार कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, समाप्त करते हैं और समय बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों, आप सबका। सुनील जी आपका शुक्रिया,